नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। तो आज हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक लेकर मौजूद हैं, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, जो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो यहाँ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की बात हो रही है, तो मतलब जो पोस्चर होता है पहले उसे समझ लेना जरूरी है। पोस्चर इज अ बॉडी पोजिशन अटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल इन विच नॉट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल undue pressure applying on any part of the body, or we can say the body position attained by an individual in which the balance is proper and the weight of the body is equally divided। तो वो पोस्चर होगा अच्छा, चाहे वो लेटने का हो चाहे बैठने का हो, प्रॉपर बैलेंस में, जहाँ पे कोई भी अतिरिक्त दबाव या तनाव किसी भी बॉडी पार्ट पर ना रहे और संतुलन की अवस्था हो और बॉडी का वेट इक्वली डिवाइडेड हो। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है विकृति, किसी भी बॉडी की संरचना में विकृति आ जाना, मतलब वो नॉर्मल से हटके हो जाना उसका। ठीक है, तो आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोस्चर। पोस्चर क्या है? गुड पोस्चर का मतलब है द पोजीशन ऑफ द बॉडी हेल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट। कोई अतिरिक्त जोर न लगाना पड़ रहा हो, ऐसी बॉडी की पोजीशन गुड पोस्चर कहलाती है। द बॉडी वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर डिवाइडेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो बॉडी वेट, बॉडी के किसी भी हिस्से पे ज़्यादा वेट ना आ रहा हो और ना किसी पे कम आ रहा हो, पूरा बैलेंस हो। एंड देयर इज मिनिमल स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड लिगामेंट्स। मसल और लिगामेंट्स पे मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्ट्रेन होना चाहिए, उससे ज़्यादा तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी। ये कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को दर्शाता है और उसे बढ़ाता है। बैड पोस्चर क्या है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज अकर व्हेन द बॉडी डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल अलाइनमेंट। अगर नॉर्मल अलाइनमेंट से हट जाती है बॉडी, तो फिर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज वहां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मतलब वहां विकृति पैदा होती है। जब लंबे समय तक किसी भी ऐसी पोजीशन में, बैड पोस्चर में अगर हम रहेंगे जहां एक तरफ हम ज़्यादा दबाव दे रहे हैं या ज़्यादा वेट डाल रहे हैं एक पार्ट पे, एक साइड पे, या फिर हम किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी मसल को, लिगामेंट को ज़्यादा टेंशन में रखते हैं लगातार लंबे समय तक, और चाहे वो खड़े होने में, बैठने में, लेटने में, दौड़ने में, किसी भी तरह से, या चलने में, तो फिर वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को डेवलप करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पर। कॉजेज इंक्लूड वीक मसल्स। हमारी वीक मसल्स होती हैं, मसल्स अगर वीक होंगी तो ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती हैं। इम्प्रॉपर हैबिट्स से, जैसे मैंने बोला कि लगातार लंबे समय तक हम गलत तरीके से पोस्चर अटेन करते हैं, तो उससे, मोटापे से, ओबेसिटी से, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे भी। ठीक है। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन इज की टू करेक्शन। जिसका इसका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का करेक्शन, जितनी जल्दी आप इन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे उतना ही आसान होगा। जितने लंबे समय तक ये रहेंगी उतना ही इनका करेक्शन करना मुश्किल और लंबे समय में हो पाएगा। ये समझने वाली बात है। इन्हें जितनी जल्दी हम सही कर लें उतना ही आसानी से सही हो सकती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? पहले है नोकनी, जेनु वेलगम। ठीक है, इसमें घुटने आपस में भिड़ जाते हैं और जो टखने होते हैं पैरों के, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा गैप रहता है, वो आपस में मिलते नहीं हैं। अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो मिलाने की कोशिश करेंगे टखनों को, तो हम मिला नहीं पाएंगे, हमारे घुटने भिड़ जाएंगे आपस में, इसलिए टखने नहीं भिड़ते हैं। तो ये सर इस पिक्चर में दिख रहा है, नॉक दिया है पहले एक साइड में। नॉकनी इस तरीके से होता है, घुटने आपस में भिड़ गए और टखनों में गैप हो गया, और इधर दिए हैं एंगल। ठीक है, वेलगस नी और नॉर्मल नी। नॉर्मल नी में इक्वली डिवाइडेड है, कोई एंगल ज़्यादा नहीं है, और 15 डिग्री के आसपास है बस केवल टिल्ट, और इसमें 20 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो फिर एक साइड में जो गैप है नी के जॉइंट में, वो बढ़ जाता है और एक साइड में वो टकरा जाती हैं आपस में, इस तरीके से हो जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। और डिफॉर्मिटी वेयर द नीज नॉक अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे से घुटने भिड़ जाते हैं, ऐसी विकृति, वाइल स्टैंडिंग, खड़े होने में। बट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द एंकल्स। एंकल्स के बीच में वाइड गैप रहता है, वो नहीं मिलते हैं। कॉज इसके किस वजह से होता है? रिकेट्स जो बीमारी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, उसकी वजह से ये होता है। दूसरा, ये मोटापे की वजह से होता है, और लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से भी ये होता है। ये इसके कॉजेज हैं। अब हम इसकी करेक्टिव मेजर्स देखते हैं। हॉर्स राइडिंग, अगर घुड़सवारी कोई करता है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है गैप को वाइडन करने में घुटनों के बीच में। पद्मासन अगर हम लगाते हैं, लोटस पोज, जो हम आलती पालती मार के बैठते हैं, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है पद्मासन। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो पता चल जाएगा पद्मासन किस तरीके का होता है। एक थाई पे दूसरा, एक थाई पे एक पंजे को रखते हैं पैर के को, और दूसरे पे दूसरे को रखते हैं, वो वाला।
वो भी इसमें फ़ायदे करता है। और पिल्लो एक्सरसाइज, घुटनों के बीच में तकिया या कोई ऐसी पिल्लो टाइप की चीज़ लगा के और हम जब दबाव डालते हैं, घुटनों को प्रेस करते हैं, तो उससे भी इसमें लाभ मिलता है। दूसरी है बोलैग, इसका नाम है जेनुवेरम। वो वेलगम था, उसमें गम आता है, एक ट्रिक है ऐसे याद करने की, GUM, वेलगम। गम का मतलब गम होती है चिपकाने के लिए, तो घुटने जिसमें चिपके होंगे वो वेलगम है, इसमें नहीं है वो वेरम है, ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। ये भी सवाल आ जाता है कि नौकनी को क्या बोलते हैं, जेनुवेरम या वेलगम, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये ट्रिक हल्की सी काम आ सकती है। डिस्क्रिप्शन, द अपोजिट ऑफ नौकनी, ये नौकनी का उल्टा है, इसमें घुटनों में गैप ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बाहर की तरफ टिल्ट रहते हैं, मतलब झुके हुए रहते हैं। द अपोजिट ऑफ नॉकनी, व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर, जब हम दोनों फीट को टुगेदर लाके खड़े होते हैं, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप रहता है घुटनों के बीच में, ठीक है। द लेग कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड हो जाते हैं पैर हमारे। कॉज इसका क्या है, कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी से होता है। और अगर अर्ली एज में किसी भी बच्चे को वजन ज़्यादा ढोने की आदत तुम डाल दो, या फिर उससे ऐसे काम कराओ जिसपे उसको वजन ढो रहा हो, हैवी वेट, तो उससे भी ये डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। इसके करेक्टिव मेजर्स देखते हैं। वाक ऑन इनर एज, हम पैर के अंदर की साइड में दबाव डाल के अगर हम चलेंगे, घुटनों को मिलाते हुए अंदर, तलवे की अंदर की साइड में हम ज़्यादा प्रेशर देके चलेंगे, तो उससे भी हमें लाभ होगा। या फिर हम ऐसे जूते डिजाइन कराएं जो बाहर की साइड में ऊंचे हों और अंदर की साइड में नीचा सोल हो उसका, तो उससे भी यही काम होगा। तो डिफरेंट डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो कस्टमाइज शूज़ भी डिज़ाइन कराते हैं डिफॉर्मिटीज़ को दूर दूर करने के लिए, इसी तरीके के, ताकि जो जहाँ पे हमें प्रेशर देना है करेक्टिव मेजर के रूप में, वहाँ पे वो ज़्यादा जा सके। दूसरा, हम गरुणासन अगर करते हैं, ईगल पोज, तो वो भी इसमें हेल्प करता है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और अर्ध मत्स्येंद्र आसन जब हम करते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट होती है उसमें, तो वो भी हमें लेग्स के अलाइनमेंट को सही करने में हेल्प करता है। अब है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट दो तरीके का है, एक तो फ्लैट फुट है, एक हॉलो फुट है। हॉलो फुट उसका उल्टा है, लेकिन यहाँ पे 12th के सिलेबस में मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक फ्लैट फुट ही है, लेकिन यहाँ हम दोनों को देख लेते हैं। तो पहली इमेज जो ऊपर दी है, इसमें फ्लैट फीट दिया है। फ्लैट फीट का मतलब होता है जो जो हमारे पैरों के तलवे का जो आर्क होता है बीच में, वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, जैसा नीला कलर में यहाँ पे दिया गया है पहले वाले में, जो प्रिंट दिखाए गए हैं नीले कलर में ब्लू में देख सकते हैं हम, यहाँ पे बिल्कुल आर्क गायब ही हो गया। दूसरा है नॉर्मल फीट, जितना आर्क होता है नॉर्मली, अगर हम पानी में भिगा के किसी सूखी जगह पर अपना पैर रखेंगे तो इस तरह का प्रिंट आएगा, है ना, तो उससे पता चलता है कि इतना आर्क होना चाहिए। और तीसरी होती है हॉलो फीट, इसमें केवल एड़ियां और पंजे ही टिकते हैं, बीच का हिस्सा गायब ही हो जाता है, वो जमीन पर रुकता ही नहीं, जैसा इसमें बीच वाली इमेज में दिखाया गया है ना, इसको हॉलो फीट बोलते हैं। ये फ्लैट फीट का उल्टा होता है, एक तरफ तो पूरा ही तलवा जमीन से टक गया, है ना, लग गया, और दूसरे में केवल पंजे और एड़ी लग रहे हैं, बीच का हिस्सा ऊपर ही उठ रहा है, ये वाला। तो दोनों ही सही नहीं है, इन दोनों में ही बैलेंस खराब होता है बॉडी का। और जिनमें ये दोनों डिफॉर्मिटीज होती हैं उनका बैलेंस ना तो दौड़ने में ना चलने में प्रॉपर नहीं रहता है, ऐसा देखा गया है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, नेचुरल आर्क ऑफ द फूट इज एब्सेंट, जो फूट का नेचुरल आर्क है वो एब्सेंट हो जाता है। यहाँ केवल फ्लैट फीट की बात हो रही है ना, इमेज दे दी गई है हॉलो फीट की समझने के लिए। द एंटायर सोल टचेज द ग्राउंड, पूरा सोल ही ग्राउंड को टच करता है ना, लीडिंग टू पेन वाइल वॉकिंग एंड स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो चलने में और लंबे समय तक खड़े होने में हमें दर्द महसूस कराता है, इसकी वजह से दर्द होता है पैरों में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, वेट फुट टेस्ट, मतलब पानी में पैर भिगाओ और किसी सूखी जगह पे रखो, तो वो फुटप्रिंट्स आते हैं, उससे कर्व का पता चल जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। करेक्टिव मेजर इसके क्या है कि मतलब एड़ियों पे चलो, हील वॉकिंग अगर हम करेंगे तो उससे भी इसे सही करने में मदद मिलती है। वॉकिंग ऑन हील्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के लिए कभी कभी एड़ियों पे चलते रहो। मार्बल पिकअप, जो कंचे हैं या छोटे छोटे गोल गोल पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनको हम अपने पैरों की उंगलियों से उठाएं बार बार, ये प्रैक्टिस करें। और टॉवल विद टो, या फिर हम किसी तौलिया को पकड़ के पैर से ही उठाएं, मतलब पंजे और उंगलियों उंगलियों के बीच में पकड़ के पैरों से, जैसे हाथ से उठाते हैं ना पकड़ के, ऐसे हम पैरों से उसे उठाएं, तो उससे भी इसमें हेल्प मिलती है, वो आर्क डेवलप होता है। वज्रासना में जब हम बैठते हैं, वज्रासना वही है जो कि खाना खाने के बाद किया जा सकता है, अकेला आसन ऐसा है जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिटिंग ऑन हील्स स्ट्रेचेज द आर्क, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हील्स हमारे स्ट्रेच होते हैं, आर्क जो है वो स्ट्रेच होते हैं हील्स पे बैठने में, उससे भी वज्रासन में हम हील्स पे बैठें तब ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उससे भी आर्क जो है हमारा स्ट्रेच होता है। और स्किपिंग रोप जंपिंग ऑन टोज, अगर हम टोज पे केवल पंजों पे रस्सी कूदें,
एड़ियों का पूरे पैर पे नहीं, केवल पंजों पे जंप करते हुए रस्सी कूदें, उससे भी ये होता है। अगर हम पंजों पे दौड़ते भी हैं उससे भी ये सही होता है। ठीक है, मतलब ये है कि कुल मिला के उसको आर्क को प्रेशराइज करना है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसी तरीके की हैं, उससे इसमें फ़ायदा होता है और ये डिफॉर्मिटी सही की जा सकती है। अब आता है राउंड शोल्डर्स। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसा ये दिया है, थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन, स्पाइन के जो रीजन होते हैं, यहाँ पे ऊपर सर्वाइकल होता है C1 से लेकर C7 तक, फिर होता है थोरेसिक T1 से लेकर T12, फिर उसके बाद होता है लंबर L1 L5, इस तरीके से ये होती हैं। ठीक है, तो उनमें ऊपर वाली सर्वाइकल और थोरेसिक, इन दोनों रीजन्स की डिफॉर्मिटी है ये, है ना। इसमें आगे वाली मसल्स तो ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। जैसे ये दिया है इस इमेज में, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड जो होती है गर्दन की मसल, इस पे ज़्यादा दबाव रहता है। और ये छाती वाली मसल जो रेड कलर में दिख रही हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। ठीक है, पेक्टोरिस मेजर, माइनर, ये सारी। और पीछे वाली वीक हो जाती हैं, रोम्बॉइड और ये सारी, ये वीक हो जाती हैं। ट्रेपेजियस से लेके गर्दन के पीछे वाली जो मसल है वो ट्रेपेजियस है, वो भी वीक हो जाती है। और एक इस तरह का स्पाइन में आर्क बन जाता है, जिससे हल्का सा हमारा सिर भी आगे की तरफ झुक जाता है और पूरी बॉडी ही ऊपर से टिल्ट कर जाती है फॉरवर्ड, सामने की तरफ, है ना। तो ये डिफॉर्मिटी राउंड शोल्डर कहलाती है। इसमें राउंड टाइप में आ जाते हैं शोल्डर दोनों और आगे की तरफ झुक जाते हैं। शोल्डर्स बिकम बेंट फॉरवर्ड, जो कंधे हैं वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। एंड द चिन पोक्स फॉरवर्ड, जो हमारी चिन है, ठुड्डी है, वो आगे की तरफ झुक जाती है जरूरत से ज्यादा। इट क्रिएट्स अ हंच इन द अपर बैक एरिया, अपर बैक एरिया में एक हंच क्रिएट हो जाता है। जैसे ये दिख रहा ना इस इमेज में, काली वाली में ये दिख रहा है कि ये स्पाइन में ये हंच क्रिएट हो गया है ना, ये हो जाता है। कॉज इसके क्या है? सिटिंग विद बैड पोस्चर, गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहने की आदत से होता है। कैरिंग हैवी बैग्स ऑन शोल्डर, अगर तुम शोल्डर पे बहुत हैवी बैग लंबे समय तक कैरी करने की आदत रखते हो तो उससे भी ये डेवलप होता है। और बैक मसल्स जो अगर वीक होंगी, ये रोम्बॉइड वगैरह ये सारी पीछे वाली, तो इससे भी ये होता है। इसको सही करने के लिए चक्रासना, चक्रासना है कि हम सुपाइन लाइन पोजीशन में बैठें, लेटें और अपने कंधों के नीचे अपनी हथेलियों को लगाएं और पंजों के, पैर के पंजों पे और हथेलियों पे पूरी बॉडी को ऊपर एक आर्क में बना देते हैं, तो वो होती है चक्रासना की पोजीशन। इससे भी ये सही होता है। और इसका चक्रासना का बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है एक धनुरासना। इसमें हम प्रोलाइन पोजीशन में लेटते हैं और पैर की पंजों को हाथ से पकड़कर बॉडी को खींचते हैं और एक आर्क बनाते हैं उल्टा धनुष की तरह। ठीक है, तो ये दोनों ही आसन इसमें फायदेमंद होते हैं। एक से धनुरासन से बैक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है, उनमें ताकत बढ़ती है। और व्हील पोज से चेस्ट ओपन होती है। ठीक है, जिससे शोल्डर पीछे की तरफ जाते हैं जो आगे झुके हुए हैं। अच्छा, रिवर्स हैंड क्लैस्प ये भी होता है, पीछे की तरफ हाथों को पकड़ना एक दूसरे से अपनी पीठ के पीछे, जिससे हमारे शोल्डर और चेस्ट वाइडन स्ट्रेच हो बाहर की तरफ। ठीक है, हो हैंड होल्ड हैंड्स बिहाइंड द बैक एंड स्ट्रेच, हमारी पीठ के पीछे हम अपने हाथों को दोनों को पकड़ें एक दूसरे से और स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, है ना। वो एक्सरसाइज, उससे भी ये डिफॉर्मिटी ठीक होती है। दूसरी है काइफोसिस, हंच बैक जिसको बोलते हैं। ये थोरेसिक रीजन की है। इसमें थोरेसिक रीजन आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है और उसमें और इसमें अंतर केवल इतना है, उसमें कंधे झुकते हैं, इसमें पूरी स्पाइन झुक जाती है, जैसा दिख रहा है इसमें, है ना। थोरेसिक स्पाइन ये वाली, ये चार रीजन होते हैं इसके, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, ये। अच्छा ठीक है, अब हम इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन। एन एग्जेग्रेटेड पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन का पोस्टीरियर एग्जेग्रेटेड कर्वेचर जो होता है अपर बैक का, इट गिव्स अ हम्प अपीयरेंस, इससे एक हम्प क्रिएट होता है, ये आगे की तरफ टिल्ट कर जाती है थोरेसिक, है ना। और यहाँ पे हम्प क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, जैसा इसमें दिया है। काइफोसिस वाला दूसरा है, इसमें देखो ये हम्प क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये काइफोसिस है। इसका कॉज क्या है? माल न्यूट्रिशन, अगर हम कुपोषण का शिकार होते हैं, हमें अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं लंबे समय तक,
तो उससे भी ये होता है। हैवी लोड अगर हम अपनी पीठ पे लाद के चलते हैं लंबे समय तक, उसकी आदत डालते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें हैवी लोड कैरी करना होता है, उससे भी ये हो जाता है। मसल की वीकनेस से भी होता है, और रिकेट्स से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये हो जाता है। मसल वीक होने से भी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स जो रोग होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। इसको सही करने के लिए भुजंगासन, कोबरा पोज इज एक्सीलेंट फॉर द स्पाइन। कोबरा पोज का मतलब है हम प्रोलाइन पोजीशन में लेटेंगे, अपने हथेलियों को चेस्ट के आसपास शोल्डर के नीचे प्लेस करेंगे और अपर बॉडी को उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे अप टू द नेवल पॉइंट। हमारा नेवल पॉइंट जहाँ पे है वहाँ तक हम अपर बॉडी को उठाएंगे, हाथों के सहारे एलिवेट करेंगे और वहाँ पे होल्ड करेंगे। ये होता है भुजंगासना। ये इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगे की तरफ झुकी हुई है तो हम उसे पीछे की तरफ बेंड करेंगे रोज, तो उससे हमें निश्चित तौर पर लाभ होगा। धनुरासना जो अभी बताया था, वो पोज, वो भी इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें भी हम इसी तरह का बेंडिंग करते हैं पीछे की साइड में। स्लीपिंग फ्लैट, लाई ऑन द बैक विद अ थिन पिलो अंडर द बैक। हम अपनी बैक के पीछे एक पतला तकिया लगा के एकदम सीधे सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटते हैं, तो उससे भी ये सही होती है काइफोसिस। अगली डिफॉर्मिटी है लॉर्डोसिस, स्वे बैक इसको बोलते हैं। लॉर्डोसिस का मतलब होता है लंबर रीजन आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है। इसमें कर्व्ड स्पाइन इन योर लोअर बैक, लोअर बैक में आगे की तरफ झुकाव आ जाता है और एक हंच बनता है पीछे पेल्विक एरिया के ऊपर, है ना, जैसा इसमें इमेज में दिखाया गया है। दोनों तरह की इमेज दी है, नॉर्मल पोस्चर और लंबर लॉर्डोसिस स्वे बैक। ठीक है, इसको देखते हैं। एन एक्सेगरेटेड एंटीरियर कर्वेचर, इसमें एंटीरियर भीतर की तरफ कर्वेचर होता है ऑफ द लंबर स्पाइन का, लोअर बैक का अंदर की तरफ कर्वेचर बन जाता है जैसा इसमें दिख रहा है। द स्टमक प्रोड्यूट्स प्रोट्यूड्स फॉरवर्ड, जो पेट का जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। जाहिर सी बात है, वो हड्डी अगर पीछे से आगे की तरफ आएगी तो फिर वो ऐसा लगेगा कि जैसे पेट निकला हुआ है। किसी भी आदमी का पेट ना भी हो तब भी, वहाँ चर्बी नहीं भी होती तब भी वो आगे की तरफ निकला हुआ हो जाता है। बहुत से लोग देखे जाते हैं, तुमने देखे भी होंगे इस तरीके के। इसके कॉजेज क्या है? मोटापे की वजह से होता है। वीक एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल जो कोर मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं तब होता है मोटापे में। दरअसल ये होता ही है, कोर मसल जब वीक होती हैं तभी पेट निकलता है, तभी मोटापा आता है। इम्प्रॉपर स्टैंडिंग पोस्चर, अगर सही स्टैंडिंग पोस्चर में नहीं रहते हैं, हम ऐसी आदत डेवलप करते हैं, ऐसी हैबिट्स होती हैं, हम स्टैंडिंग पोस्चर में सही नहीं रहते हैं, ऐसे पहले से खड़े हो जाते हैं आगे की तरफ झुक के निकाल के पेट को, लूज एकदम बॉडी को छोड़ के, ऐसी आदत अगर किसी को होती है तो उसमें भी ये लॉर्डोसिस डेवलप हो सकती है। इसके करेक्टिव मेजर्स हैं हलासना, पिलो पोज, हम सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटते हैं और लोअर बॉडी को उठाते हैं और अपने बिल्कुल सिर के पीछे धीरे धीरे उठा के उसे प्लेस कर देते हैं और हाथों को आगे की तरफ कर लेते हैं, तो एक हल जैसी पोजीशन बन जाती है। जो खेत जोतने के लिए, प्लोइंग के लिए जो हल काम करते थे पहले, जिसमें बैल लगाए जाते थे, वो वाली पोजीशन बन जाती है, तो इसे बोलते हैं हलासना। और एक पश्चिमोत्तासना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। जब हम बैठते हैं इसमें सीधे बैठते हैं, पैरों को सीधे करके और अपने पंजों को छूते हैं अपने हाथों से बिना घुटने मोड़े, ये पश्चिमोत्तानासन होता है। ये भी इसमें फायदेमंद होता है। और सिटअप्स अगर हम लगाते हैं, बेंटनी सेटअप या स्ट्रेटनी सेटअप, किसी भी तरह की हम सेटअप लगाएंगे तो वो इसमें फायदेमंद रहेंगी। इससे क्या होता है? एब्डोमिनल मसल मजबूत होती हैं सेटअप्स से, तो वो इसमें फायदा करता है स्पाइन के कर्वेचर को सही करने में। अब अगली है स्क्योलिसिस, ये साइडवर्ड कर्वेचर होता है जैसा इसमें दिख रहा है। ये दो तरह की हो सकती है, या तो लेफ्ट की साइड में या राइट की साइड में, है ना, या डबल स्क्योलिसिस भी होती है कभी, ऊपर की साइड में लेफ्ट में जा रही होगी और नीचे से राइट में जा रही होगी, तो डुअल स्क्योलिसिस भी हो जाती है वो कभी कभी। तो इसका क्या है कि जो स्पाइन है वो सीधी होने के बजाय एक तरफ टिल्ट कर जाती है, या तो राइट में या लेफ्ट में। इससे एक कंधा झुक जाता है, एक ऊंचा होता है। ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, रामायण में इसका उदाहरण है कुबड़ी, जो जिसने वनवास करवाया था श्री राम जी को, वो ऐसी थी, उसको स्कॉलरशिप थी। और महाभारत में शकुनी को थी। ये इसके दो उदाहरण लिए जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ लेटरल साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, साइडवेज कर्वेचर होता है स्पाइन का, जैसा हमने बताया। द स्पाइन फॉर्म्स एस और सी, या तो सी में या एस में। सी में होगी तो सिंगल है और एस में होगी तो डबल है। डबल का मतलब एक साइड इधर और नीचे की साइड में उसके अपोजिट दूसरी साइड में, तो वो डबल स्कॉलसिस हो जाती है। उसको एस शेप स्कॉलसिस बोलते हैं, और जो सिंगल होती है उसको सी शेप स्कॉलसिस बोलते हैं। सी या रिवर्स सी, कुछ भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है।
ठीक है, सेप रादर देन स्ट्रेट लाइन। कॉज इसके क्या है? कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, उसकी वजह से भी होता है ये। डिफरेंसेस इन लेग लेंथ, जब हमारे पैर की लेंथ में डिफरेंस होता है, कुछ लोग पंगे होते हैं जिनका एक पैर बड़ा और एक छोटा होता है, तो उनमें भी ये डेवलप हो जाती है। कैरिंग वेट ऑन वन साइड ओनली, एक साइड पे अगर हम वेट कैरी करने की आदत बना लेते हैं या लंबे समय तक किसी काम को ऐसे करते हैं कि एक साइड हम वजन ज़्यादा रखते हैं, एक कंधे पे कोई वजन रख के बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और ऐसा हम करते ही जाते हैं जीवन में लंबे समय तक, तब ये डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। इसको सही करने के लिए त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है ये। और दूसरा हैंगिंग, दोनों हाथों से किसी भी पोल को पकड़ के लटकना हॉरिजॉन्टल वॉर पे। चिनअप नहीं लगानी है, लटक नहीं है, केवल हैंगिंग करना है। चिनअप लगाओ वो भी सही है इसके लिए। ठीक है। स्विमिंग, अगर हम ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग करते हैं तो जिसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक लगते हैं पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं इसके लिए। हम दोनों हाथों को चलाते हुए पूरे सरकमडक्शन करते हैं ना हाथों का स्विमिंग में, उससे भी स्कॉलरशिप में फ़ायदा होता है। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें अच्छे से डिलीवर की गई होंगी और डिस्कस की गई होंगी। धन्यवाद। राधे राधे।